अब हम बात करने वाले हैं CUET UG 2026 यानी 2026 की बात करने वाले हैं। तो पीपीसी का पहले 2025 में था, इस बार वाले में नहीं दिखा रहा है। कैसा पेपर है हमारा? MCQ बेस्ड एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, तो काफी डीप और काफी अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा इस बार। वेलकम टू दृष्टि CUET, जहां हम आपका साथ देने वाले हैं स्कूल से करियर तक। तो दृष्टि के साथ जुड़ना ना भूलें। 12th का इकोनॉमिक्स का पेपर आपका हो चुका है और जहां तक है वो पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा और आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। बट अब हम बात करने वाले हैं CUET UG 2026 यानी 2026 की बात करने वाले हैं। और डायरेक्टली हम इसमें नहीं जा सकते। आप भी जानते हो कि इकोनॉमिक्स को डायरेक्टली डील नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट एक तरफ और इकोनॉमिक्स एक तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक तो पूरी बुक यहाँ पे ऐड कर दी गई है, दूसरा इसमें चेंजेस भी काफी ज्यादा है। अगर आप 2025 यानी 2025 से 2026 का कंपेयर करो तो आपको दिखेगा यार ये चीज ऐड हुई है, ये यहाँ ऐड हुआ है, ये यूनिट यहाँ से हटा दी गई है, ये यूनिट यहाँ ऐड कर दी गई है। तो काफी कुछ ज्यादा यहाँ पे दिक्कत खड़ी कर दी है बच्चों के लिए। तो अब हमें इसको करना है कैसे? देखो, हमने आपको पहले बोला है कि दृष्टि CUET यानी दृष्टि स्कूल से करियर तक आपका साथ देने वाला है। ठीक है, यानी आपका हाथ वो छोड़ेगा नहीं, आपका साथ वो हर जगह देगा, एक एक जगह स्टेप बाय स्टेप आपके साथ खड़ा रहेगा। तो आज हम जानने वाले हैं, देखो सबसे पहले कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसे हमें मतलब जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो हमें कितने मिनट में, कितने सेकंड्स में, जो भी हो सकता है, कैसे हमें करना है वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसके अलावा हमें मेन ना फोकस क्या करना है, 2 वीडियो पे करना है बेटा। एक वीडियो तो ये जो हम सिलेबस से रिलेटेड कर रहे हैं, और एक वीडियो करेंगे हम जो 2025 और 2026 में जो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब इन दोनों को अगर देखें तो क्या चेंज हुआ है, कौन सा टॉपिक ऐड हुआ, कौन सा टॉपिक हटा, ये चीज देखना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे वो तो हम 2026 का यानी 2026 का भी देख के कर सकते हैं, बेटा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको 25 से 26 का कंपैरिजन करना चाहिए। बहुत सभी जो चैनल्स पे देखा गया होगा, आपने बहुत सारे चैनलों ने इसको कंपेयर नहीं किया, बट करना चाहिए बेटा कंपेयर, तभी आपको पता चलेगा एक्चुअल में कि आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या और क्या नहीं पढ़ना। बस बाकी सबको ये पता है, और आपने भी ये सुना हुआ कि इंडियन इको जुड़ी है, बेटा वो सबको पता है इंडियन इको जुड़ी है, बट क्या बाकी चीजों में भी कुछ ऊपर नीचे हुआ है क्या? वो जैसे मैं बात करूं पीपीसी कर्व की, तो पीपीसी कर्व पहले 2025 में था, इस बार वाले में नहीं दिखा रहा है, तो ये चीज पता हो तो होनी चाहिए ना। तो 2 वीडियो आएंगी, पहली वीडियो हमारी जो ये वाली बन रही है यह स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो है, और दूसरी वीडियो जो होगी वो कंपैरिजन बेस्ड, दोनों आपको देखनी पड़ेगी। बट उससे पहले सिलेबस किसका देखें, जो वीडियोस में आप दिखाया जाता है क्या वो सिलेबस सही है, या फिर हमें जो सिलेबस है वो NTA CUET NTA की साइड से देखना चाहिए। तो बेटा देखो, जो मैंने आपके लिए बना के रखा है ना, वो उसी जगह से बना के रखा है। ठीक है, फिर भी अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आपको करना क्या है, गूगल पे जाना बेटा, ताकि आप क्या है अपने आप को मतलब ये रखो, मतलब एक विश्वास दिला सको कि आप सही जगह से सही सिलेबस बेटा लेके बैठे हो। आप यहाँ पे जाकर के आपको CUET UG लिखना बेटा, क्या लिखना है, CUET UG आपको टाइप करना है। और जैसे आप टाइप करोगे ऊपर देखो आ गया CUET.NTA.NIC.in आ गया। इस पे हमने क्या कर दिया, UG वाले पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आपको सामने क्या दिख रहा होगा बेटा, सिलेबस दिख रहा है। सिलेबस पे हमने क्लिक किया और उसके बाद नीचे देखो ये सारे सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट्स में से जो भी आपको सब्जेक्ट की आपको सिलेबस चाहिए वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे इकोनॉमिक्स का देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इकोनॉमिक्स ये रहा बेटा हमारा, इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स करके यहाँ पे लिखा है, आप इस पे क्लिक करोगे आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें देखो ये तो पता चलेगा कि सिलेबस डाउनलोड कैसे करना है, ये बात तो समझ में आ गई। दूसरा हमें क्या देखना, अब हमें स्ट्रेटजी और सिलेबस को ढंग से समझना है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। उसके अलावा मैंने कहा ना एक कंपैरिजन, इसके बाद कंपैरिजन वाली वीडियो होगी बेटा, वो भी मस्ट जरूर देखना, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा और उससे फिर सिलेबस को समझना और इकोनॉमिक्स को याद करना, और कितना याद करना है वो ज्यादा आसान हो जाएगा ये चीज बेटा समझना आपके लिए। ठीक है ना, तो स्टार्ट करें फटाफट से, चलिए आते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए हमारे पास किस तरह का पेपर आने वाला है। तो सबसे पहला जो पेपर हमारा वो MCQ बेस्ड एग्जाम है बेटा। कैसा पेपर है हमारा, MCQ बेस्ड एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, ये बात आप सबको पता है पहले से ही, जिसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 50 होने वाले हैं। 50 MCQs आपके सामने होंगे बेटा, कितने होंगे, 50 MCQs आपके सामने होने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो एक क्वेश्चन जो है बेटा वो कितने नंबर का होगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का यहाँ पे दिखने वाला बेटा। एक क्वेश्चन जो है बेटा वो कितना नंबर का है, 5 नंबर का यहाँ पे दिखने वाला है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 60 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं, यानी 60 मिनट्स आपको टोटल मिलने वाले हैं, याद रखना। नंबर 2,
इसने क्या बोला हुआ है, अगर हम इसको देखें तो अगर 1 आवर भी इसको बोल सकते हैं, बट यहाँ पे एक चीज याद रखना कि एक क्वेश्चन करने के लिए इसका मतलब 1 मिनट और कुछ ही सेकंड ही आपको मिलने वाले, 1 मिनट और कुछ सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं है। इसका मतलब बेटा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हार्ड, मतलब कहते हैं ना बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी, वरना ऐसे बात तो नहीं बनने वाली बेटा। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक तो पूरी बुक जुड़ गई है, दूसरा न्यूमेरिकल पोर्शन भी है ही, थियोरिटिकल पोर्शन भी है। ठीक है, माइंड को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि वो क्वेश्चन देखते समझ जाए कि हमें आंसर क्या देना है इसका। बात समझ में आ गया? चलिए, तो है क्या और कैसे करना है, ध्यान से देखिए बेटा, दोबारा बोल रहा हूं, एग्जाम पैटर्न प्लीज ध्यान से समझ लेना। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, 50 एमसीक्यूज आपके पास आने वाले हैं। एक एमसीक्यू मतलब कितने नंबर का है, 5 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, ड्यूरेशन 60 मिनट का होने वाला है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं होनी चाहिए ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, अगर आप आंसर सही देते हो, तो आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, 5 नंबर मिलने वाले हैं। बट अगर आंसर गलत हो जाता है तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है, और आपका -1 एक ये देखने को मिलेगा कि 1 नंबर आपका कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर देखा जाए कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 5 नंबर तो बेटा जा ही रहे हैं, 5 नंबर तो आपको मिलेंगे, जो नहीं मिलेंगे 5 नंबर तो नहीं मिलने वाले आपके, ठीक है ना, वो तो खत्म है ही है। साथ ही साथ 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का भी घट जाएगा, तो टोटल कितने नंबर आपके हाथ से निकलने वाले हैं, 6 नंबर हाथ से निकलने वाले। इस बात पे ध्यान देना, दोबारा बोल रहा हूँ, इस चीज को प्लीज माइंड में बिठा लो कि अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 5 नंबर तो जाने है ही, 5 नंबर तो हाथ से गए, साथ में 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का भी कटेगा। तो इसका मतलब टोटल जो कटने वाला वो है कितना, 6 नंबर, यानी 6 आपके हाथ से गए, 6 मार्क्स। बात समझ आ गया? चलिए देन आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं कोर्स नंबर 1। कोर्स नंबर 1 की बात कर रहे हैं, और कोर्स 1 में जो हमारे पास है बेटा वो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल जो यूनिट्स हमारे पास बेटा वो 4 यूनिट्स है। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साफ साफ, टोटल कितने यूनिट्स हमारे पास, 4 यूनिट्स है, ठीक है, पहली वाली बुक के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे बढ़े, चलिए बेटा सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर 1 में हमारे पास क्या क्या है, ध्यान से समझ लेते हैं बेटा इस चीज को, ठीक है ना, ताकि हम इसको अच्छे से डील कर सके बेटा। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में क्या क्या हमें पढ़ना है, तो नंबर 1 पहला पढ़ना हमें इंट्रोडक्शन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो इंट्रोडक्शन रहेगा हमारा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर रहेगा, और उसमें भी क्या क्या रहेगा ध्यान से देखिए बेटा। नंबर 1 कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। सर ये तो हर किसी को पता है बेटा, हाँ पता है, बट इसके ऊपर जब वो जो एग्जाम्पल्स आते हैं ना, वहां पे बच्चा थोड़ा सा डूब जाता है कई बार, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा हमें। नंबर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पीपीसी यहाँ से हटा दिया गया है बेटा। देन उसके बाद सीधा आ जाएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले पे आ जाएंगे, किस पे आ जाएंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले पे आ जाएंगे। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो हमें पढ़ना है वो किसके लिए पढ़ना है बेटा, ध्यान से देखिए, एक तो मीनिंग पढ़नी है उसकी, कब कंज्यूमर अटेन करता है इक्विलिब्रियम लेवल, यानी कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल को अटेन करेगा, प्राप्त करेगा, वो हमें देखना है। उसके लिए हमें यूटिलिटी अप्रोच को पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें दोनों गुड्स के लिए, 1 सिंगल कमोडिटी और 2 कमोडिटी के केस में पढ़ना है, ठीक है। ये कोर्स का पार्ट है, प्लीज ध्यान से सुने, वीडियो को स्किप करके फायदा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा एक एक चीज को बेटा। इसके अलावा कंज्यूमर बजट, ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है ना। सर इंडिफरेंस कर्व हट गया क्या बेटा, ऑप्टिमल चॉइस वाले में ही आ जाएगा, पढ़ना पड़ेगा, इंडिफरेंस कर्व पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। बाकी पढ़ाए ना पढ़ाए हम पढ़ाएंगे, इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे कवर करेंगे, क्लियर हो गया। हाँ पीपीसी कवर नहीं करने वाला मैं, बट ये करेंगे बेटा। बाकी जितना डीप अभी हम उसको और ज्यादा देखेंगे कि कितना डीप हम इसको लेके जा सकते हैं, ताकि पेपर में आपको दिक्कत ना हो, ये चीज हम ध्यान देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया ना, प्रैक्टिस पेपर्स, जितने भी प्रैक्टिस पेपर है, PYQs हो गए, ये हम आपको भर भर के कराने वाले हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे। हमें CUET निकालना है तो निकालना है, समझ में आ गया। चलिए बेटा, उसके बाद डिमांड वाला चैप्टर आ जाएगा आपका बेटा। डिमांड में मार्केट डिमांड आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इसके अलावा मार्केट डिमांड के अलावा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी डिमांड को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड टेबल के बारे में, डिमांड कर्व के बारे में, मूवमेंट अलोंग डिमांड और शिफ्ट, यानी जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन था, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज था, वो आपको बेटा पढ़ना है। ये सारा का सारा यूनिट 1 के अंदर है, ठीक है।
इसके अलावा डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, और इसके मेथड जो है ना बेटा आपको दो पढ़ने, परसेंटेज और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है ना, और लास्ट में फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इतना सारा चीज जो हमें पढ़ना है वो यूनिट 1 के अंदर पढ़ना है। क्लियर हो गया। देन आता है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में हमारे पास क्या क्या चीज आने वाली है। तो यूनिट नंबर 2 में हमारे पास आएगा सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो प्रोडक्शन और कॉस्ट हमारे पास है, तो प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास आने वाला है, जिसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना पड़ेगा बेटा, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पढ़ना पड़ेगा इस बार, ठीक है ना। देन आगे बात करते हैं टीपी, एपी और एमपी कर्व के बारे में, उनके शेप के बारे में, उनके रिलेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और क्या है हमारे पास, और हमारे पास है कॉस्ट और रिवेन्यू। अब देखो धोखा तो देखो इनका, ऊपर लिखते हैं प्रोडक्शन और कॉस्ट पढ़ाएंगे, नीचे लिखते हैं रिवेन्यू भी पढ़ना है। इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स उन्होंने पूरी पकड़ा दी आपको एक तरीके से, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं ना सबके सब, बाकी सब्जेक्ट से कोई इतना नहीं डरा जितना डरा इकोनॉमिक्स से बेटा। मगर हम इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा इजी बनाने वाले हैं, टेंशन मत लो। आपको ऐसे ऐसे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि आपको इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा आसान लगेगी। और आप उन नोट्स को पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, आप बोलोगे सर ये तो ऐसे ही हो गए सॉल्व, जो पढ़ाया है वही आया। इस तरह के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाने वाले हैं क्लास के अंदर। डन। चलिए बेटा, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट होता क्या है, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व हमें सारे पढ़ने हैं। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा वही एसी, टीसी, एवीसी, टीवीसी, एएफसी, टीएफसी, एमसी, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। और उसके अलावा रिवेन्यू में भी एआर, टीआर और एमआर के बारे में पढ़ना, उनके रिलेशन पढ़ना है। और इन्होंने जो छुपा के रखा है बेटा, ये देखो छोटा पैकेट एक और छुपा के रखा है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब बड़ी बात तो यहाँ पे बात तो देखो कर क्या रहे हैं, ये हेडिंग डालते हैं जरा सी, दे देते हैं सारी चीज, ठीक है। तो वही देखो सब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यहाँ पे छुपा हुआ है। एमसी और एमआर अप्रोच यहाँ पे है, और आपने ये अच्छे से पढ़ी हुई है, फिर भी हम इसको अच्छे से और अच्छे से पढ़ाएंगे बेटा। क्लियर हो गया। ये है आपका यूनिट नंबर 2। प्लीज ध्यान से सुनना, एक एक चीज सुनना, एक एक चीज सुनना बहुत जरूरी है आपके लिए। वीडियो को स्किप करोगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक चीज, एक छोटा सा पॉइंट मिस हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आ गया। यूनिट नंबर 3 में देखिए थ्योरी ऑफ फर्म्स, ठीक है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी हमें परफेक्ट कंपटीशन को ही यहाँ पे देखना है ना। परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स पढ़ने हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में बड़ा सिंपल सा डिमांड सप्लाई रूल लगता है इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो हमें पढ़ना है। उसके अलावा इक्विलिब्रियम प्राइस पढ़ना, और उसके क्या इफेक्ट होते हैं, सेफ्टी होता है जो डिमांड है सप्लाई में, वो सब हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। देन इसके बाद सप्लाई वाला पूरा चैप्टर हमें पढ़ना बेटा, सप्लाई का पूरा चैप्टर पढ़ना है, इलास्टिसिटी और सप्लाई के साथ, इलास्टिसिटी और सप्लाई के साथ पूरा हमें पूरा का पूरा ये पढ़ना है। तो ये है हमारा यूनिट नंबर 3। देन यूनिट नंबर 4 पे आते हैं, जिसमें हमारे पास मार्केट इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना, मार्केट इक्विलिब्रियम है, और उसके सिंपल एप्लीकेशंस है। सिंपल एप्लीकेशन में एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, ठीक है ना। उसके अलावा प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर क्या होता है, ठीक है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये 4 यूनिट हमें पढ़ना है, यानी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब जा करके ये कंप्लीट होगा। बात समझ गया। अरे सर पहले देखो, पहले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स थी, अब इन्होंने इंडियन भी डाल दी है। हाँ सर इंडियन भी डाल दी है, कोई दिक्कत नहीं। आपको नोट्स हम इस तरह से देंगे ना कि आपको बहुत ज्यादा आपका फायदा होने वाला है, उसकी टेंशन मत लो। हमने बोला हम स्कूल से करियर तक आपका साथ देंगे, स्कूल से करियर तक, और बोला है ना तो करेंगे। बात समझ आ गया। तो ये हमारे 4 जो हैं ये हमारे यूनिट्स हैं किसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसके बाद वाली जो वीडियो है उसको तो बिल्कुल डिटेल्ड में देखना ध्यान से, कि यार क्या क्या चीज 2025 में थी और क्या क्या चीज 2026 में है, दोनों को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार ये जैसी वही बात है ना, जब क्या नाम है, कई बार क्या है वो छुपा के चीजें लेके आते हैं, ठीक है, हमें लगता है कि भाई हाथों में तो कुछ है नहीं, हम चले जाते हैं हाथ में लाने के लिए, वो छुरा घोप देते हैं। तो ऐसा वाला केस ना हो जाए भाई। तो उस चीज से बचने के लिए आपको कंपैरिजन को देखना बहुत जरूरी है। कंपैरिजन इको में तो करना ही पड़ेगा भाई, चाहे कुछ हो या ना हो, ठीक है ना। देन आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अगला आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। और इसमें कितने यूनिट हैं सर, इसमें 5 यूनिट हैं। बताओ 5 यूनिट रखे इन्होंने इसके अंदर भी, कह रहे बच्चों को अच्छे से पढ़ा के भेजेंगे। अब देखो ये 5 यूनिट बेटा क्या क्या है फटाफट से। नंबर 1
नंबर 1 में हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ पे आने वाला है, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और उसके बाद जो हमारा पूरा खेल आएगा वो सारा नेशनल इनकम से रिलेटेड आएगा, यानी इसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आने वाला है, कैसे आप उसे कैलकुलेट करोगे, उनके मेथड आने वाले हैं, जिसमें आपका वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड रहेगा, जो आप 12th क्लास में अभी जस्ट पढ़ के आए हो। तो एक प्लस पॉइंट आपके पास ये रहेगा कि अभी आपने जस्ट जो पढ़ा है ना 12th में मैक्रो और प्लस इंडियन इको, तो ये तो आपके लिए बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन होने वाली है। सीबीएसई वाले तो पढ़ के आए हैं सामने सामने, तो ये बल्ले बल्ले। रही बात माइक्रो की, तो उसकी भी टेंशन मत लेना आप, इनके भी बहुत अच्छे नोट्स आपको मिलने वाले हैं और उनके भी मिलने वाले हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। और बहुत कम टाइम में बहुत बेस्ट तरीके के, बेस्ट क्वालिटी के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। बात समझ आ गया। चलिए आगे देखिए, वही जीडीपी एंड वेलफेयर फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। बेसिक प्राइस आपको देखना है, मार्केट प्राइस देखना है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स आपको देखना है। ये 12th का वही चैप्टर है बेटा, 1 से लेकर 4 के बीच की बात। फिर उसके आता है मनी बैंकिंग, सेम 12th का ही है, वो पहला वो यूनिट 1 था 12th में भी, ये यूनिट 2 है, या अभी भी यूनिट 2 है। मनी बैंकिंग में मनी है उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सप्लाई ऑफ मनी पढ़ना है, ठीक है ना। मनी मल्टीप्लायर पढ़ना बेटा, मनी क्रिएशन पढ़ना है, तो उसके मतलब देखो मनी की मीनिंग, उसके फंक्शंस, सप्लाई ऑफ मनी, मनी क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर, और उसके अलावा सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस है, जैसे इस बार भी आए थे फंक्शन, मैंने कहा था फंक्शन आने आना है, और आते ही आता है बेटा, ठीक है ना। उसके अलावा पॉलिसी टूल्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई, पॉलिसी टूल्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई को कंट्रोल वाले जो टूल्स है ना सारे, वो सारे टूल्स यहाँ पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो काफी डीप और काफी अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा इस बार, पास में आ गया। चलिए, क्योंकि होता क्या है ना, जब हम जब सब्जेक्टिव टाइप का पेपर देते हैं ना, तो उसमें बड़ा सिंपल सा रहता है, उसमें आपको लिख के आना, आपको पता है कि 4 में से 3 तो टीचर दे ही देगा, बट ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ये गलत हो गया ना तो 5 नंबर तो डुबाएगा, साथ में -1 और कर जाएगा, तो 6 नंबर निकल जाएंगे हाथ से, जो कि दिक्कत हो जाएगी, है ना। और आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में अगर एडमिशन लेना है तो इकोनॉमिक्स पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए सेम चीज है, पहले आप इंडेक्स को देखिए, चाहे आपको इंडेक्स पता है वो मैटर नहीं करता, फिर भी एक बार इंडेक्स देखिए क्या चीज है, और इंडेक्स देखने के बाद आपको क्या करना है, कंपैरेटिव, यानी कंपैरिजन तो करना है भाई साहब, ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें। यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये एडीएस वाले से रिलेटेड चैप्टर है। तो एडीएस से रिलेटेड जो चैप्टर थे, मल्टीप्लायर जितनी भी चीजें, वो सब यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं, एडीएस से रिलेटेड है सब, ठीक है ना। और सीधी सीधी बात है, कितने सेक्टर में बेटा, 2 सेक्टर कहीं लिखा है इसमें, देखो 2 सेक्टर मॉडल के अंदर पढ़ना है, आए ना। तो ये चीज हमें पढ़नी है। देन उसके बाद आता है यूनिट नंबर 4, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। इसका मतलब गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर, इसमें गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने पड़ेंगे, और उसके अलावा ये रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ऐसे ही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, और फिर तीनों तरह के जो हमारे डेफिसिट होते हैं, रिवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, तो बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट के बारे में हमें पढ़ना है बेटा, समझ में आ गया। तो बजट वाला चैप्टर भी आपका कवर हो गया। बजट के बाद इन्होंने जो बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज था उसको भी यहाँ पे पकड़ लिया। अब इसको क्या बोला, ओपन इकोनॉमी। और ये आपको पता ही है कि जो पहले जब हाउस होल्ड और फर्म यानी 2 होते हैं तो 2 सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड फर्म और गवर्नमेंट होते हैं तो 3 सेक्टर इकोनॉमी, वो गवर्नमेंट बजट तक 3 इकोनॉमी थी। ये 2 और 3 क्लोज होती है, हाउस होल्ड फर्म भी क्लोज माना जाता है, हाउस होल्ड फर्म और गवर्नमेंट भी क्लोज माना जाता है। ये तब तक क्लोज माना जाता है जब तक कि इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे जुड़ ना जाए, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बेटा अब जुड़ा है, तो ये ओपन इकोनॉमी हो गया। और ओपन इकोनॉमी में आपको बीओपी पढ़ना है और फॉरेन एक्सचेंज पढ़ना पूरा। देखो ना क्या क्या लिखा है, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, उसके कंपोनेंट पढ़ना है, ठीक है, सरप्लस और डेफिसिट के बारे में पढ़ना है। देन उसके बाद फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम क्या होता है, उसके मेरिट डिमेरिट देखने हैं आपको। फिर कैसे डिटरमाइन होगा आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो देखना है। और लास्ट में मैनेज फ्लोटिंग के बारे में अच्छे से देखना है बेटा। क्लियर हो गया। ये है आपका यूनिट नंबर 5 मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड देन लास्ट जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको आप बहुत याद कर रहे थे कि यार 12th क्लास में तो हम पढ़ते थे मगर ये आता नहीं है, देखो ये आ गया। इन्होंने कहा अब हम इसको भी दे देते हैं, और अब इसमें क्या क्या पढ़ना है बेटा वो भी देख लेते हैं बेटा।
ठीक है ना। कैसे करना है ध्यान से देखिए, पहले पहले तो इसमें देखो कितने यूनिट है 4। अब समझ में आ गया, 4 पहले में 5 दूसरे में, 4 और 5 हो गए 9 और 4 हो गए इसमें, तो 5 और 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 होता है तुम्हारे 13, ठीक है ना। तो 13 यूनिट पढ़ना है। ये यूनिट है, चैप्टर इसके अंदर भर भर के पढ़े हुए हैं। तो इकोनॉमिक्स में बेटा आप मजे नहीं ले सकते इस बार, ठीक है। पिछली बार तक 2 बुकें होती थी, मजे लेते थे। इस बार इकोनॉमिक्स को ढंग से डील करना पड़ेगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट एक तरफ, इकोनॉमिक्स एक तरफ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सब्जेक्ट आसान है, आसान की बात नहीं कर रहा हूँ। वहां भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो वहां भी करनी पड़ेगी, बट इकोनॉमिक्स में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जिसने क्लास 11 12th में ज्यादा टाइम लगाया था इकोनॉमिक्स में, उसके तो बल्ले बल्ले है। बट थोड़ा फिर दिक्कत वहां पे भी आती है कि हमें इस बार हमें एमसीक्यू में ज्यादा डील करना है, तो बहुत सोच समझ करके हमें आंसर टिक करके आने पड़ेंगे। बात समझ आ गया। चलिए देखते हैं इसके ऊपर भी क्या कहता है। सबसे पहला डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, 1947 से 1990 तक, क्योंकि इसके बाद तो 91 आ गया था। 91 में तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए थे, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना नंबर 1 ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमें सबसे पहले ये पढ़ना है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाला चैप्टर हमें पढ़ना है। नंबर 2 फिर हमें पढ़ना है इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स, जो 5 ईयर प्लान व्लान जो थे वो सब हमें पढ़ना है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास अगला जो है वो मेन फीचर्स प्रॉब्लम्स हमें पढ़ना है, किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर नंबर 1, ठीक है ना। उसके अलावा और इंडस्ट्री एरा नंबर 2, ठीक है, और फॉरेन ट्रेड नंबर 3। तो ये 12th का ही पूरा पूरा उठा करके चेप दिया गया है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। तो ये ऐड हो गया, तो ये आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा बेटा, ऐड हुआ तो दिक्कत तो करेगा, कुछ ज्यादा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। फिर आता है इसका यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में जो इसमें है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें आप एलपीजी पॉलिसीज के बारे में पढ़ोगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1991 वाला रिफॉर्म आपको पढ़ना है। फिर आता है यूनिट नंबर, इसका यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में हमारे पास क्या है, करंट चैलेंजेस के बारे में। करंट चैलेंजेस में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड बातें, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर ये तो 12th के ही हैं सारे बेटा। हाँ, तो जिसने 12th में ध्यान दिया उसके लिए सीयूटी के लिए ये आसान होने वाला है। बट कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे याद करना है बेटा, वो तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 12th वाला जो तरीका है वो यहाँ पूरी तरह से अप्लाई तो होने वाला नहीं है। बात समझ, बाकी तो वही चीज है सारी। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे हम बात करते हैं, तो देन उसके बाद हमारे पास है यूनिट नंबर 4, जिसमें डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया है, कंपैरिजन विद नेबर्स है, इंडिया पाकिस्तान चाइना से रिलेटेड बातें हैं, ठीक है ना। और वो हमें यहाँ पे पढ़नी बेटा। ये सारा करने के बाद हमारे क्या होंगे, ये तीनों के तीनों जो हमारी बेटा कोर्सेज, कोर्स नंबर 1 माइक्रो, कोर्स नंबर 2 मैक्रो और कोर्स नंबर 3 इंडियन इको, ये कंप्लीट होगा। डन। इसमें मैंने आपको बता दिया, इसमें हम बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर लगाने वाले हैं। इसमें हम बहुत सारे क्या है 1 लाइनर जो क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए वो करने वाले हैं। जितना सिंपल हो सके वो हम करने वाले हैं। इतने प्यारे प्यारे नोट्स आपको देने वाले हैं कि आप बोलोगे अरे वाह, इसको देखते ही सारे क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो गए, ठीक है ना। तो ये सिलेबस तो समझ में आ गया होगा। अब हम मिलने वाले हैं सेकंड वीडियो में मिलेंगे, जहां पे हम कंपैरिजन करने वाले। कंपैरिजन देखना बेटा मस्ट है, देखना बहुत जरूरी है। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, दृष्टि आपका साथ देने वाला है स्कूल से करियर तक। कहां तक, स्कूल से करियर तक। सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं थे हम करियर तक आपका साथ देंगे, तो दृष्टि के साथ जुड़ना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बेटा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।